नमस्कार, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक। आज के इस सेशन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ये जो सेशन है हमारा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है, जो पिछले वाले सेशन में मैंने बताई थी, आप हमारे चैनल पे भी आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। पिछले वाले सेशन में हमने जो बताया था, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हम ड्यूोडेनम पार्ट तक पहुँचे थे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं, उससे हम स्क्रीन शेयर करके हम आपको ये दिखाएँ कि हम जो यहाँ तक पहुँचे थे, वो क्या था। तो आप सबको स्क्रीन दिख रही है? या तो ये हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जिन्होंने पूरी न्यूरोथेरेपी बनाई। तो हम पहले अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें इस अद्भुत ज्ञान से लाभान्वित किया। जय न्यूरोथेरेपी, जय गुरुजी। तो इससे आगे बढ़ते हैं जहाँ तक हमने लास्ट क्लास कराई थी। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम ड्यूोडेनम तक पहुँचे थे। हम इस पिक्चर तक आए थे, यहाँ पर। आई होप आप सबको याद होगी। कोई बता सकता है? इस चीज़ पे मैंने एक खास चीज़ बताई थी। डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर मैंने बताया था कि ये जो हमारा ड्यूटेरियम का पार्ट है, यहाँ पे 3 बॉडीगार्ड होते हैं। अगर किसी को याद है तो अनम्यूट करके आप बता सकते हो। जो कि एसिडिक खाने को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इस पार्ट को यानी कि ड्यूडेनम को जलने से बचाते हैं। किसी को ध्यान में है? Liver, pancreas, and gallbladder. 2 हुए। Liver, pancreas, or and gallbladder. ओके मैम, थैंक यू। ये ये हमारा लीवर है और ये हमारा पैनक्रियाज है, सॉरी ये गॉल ब्लैडर है और यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज है। इन तीनों का फंक्शंस होता है कि जो एसिडिक खाना हमारे पेट से ड्यूडेनम में आता है, तो उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करने का पहला काम सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा पैनक्रियाज बनाता है, जिससे कि हमारा ये खाना जो एसिडिक हो वो अल्कलाइन नेचर में बन जाए। अगर ये अल्कलाइन नेचर में खाना नहीं बनेगा, दैट मीन्स आपका अंदर का ड्यूडेनम का जो हिस्सा है, इंटरनल सरफेस ऑफ द ड्यूडेनम, वो जल जाएगा, जिससे कि आपको ड्यूडेनम अल्सर हो सकते हैं। इसलिए पैनक्रियाज सबसे पहले इस खाने को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद गॉल ब्लैडर और हमारा लीवर, बेसिकली लीवर फैक्ट्री है और गॉल ब्लैडर उसका गोदाम है। याद रहेगा आपको, गॉल ब्लैडर छोटा है लेकिन ग फॉर गॉल, ग फॉर गोदाम। आप कॉमनली याद कर सकते हैं, इट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो लीवर जितने केमिकल बनाता है उसको गॉल ब्लैडर अपने में स्टोर करता है। बट यहाँ पे एक बहुत मैजिकल क्वेश्चन आएगा, लीवर तो है बड़ा सा हाथी जैसा दिखता है और गॉल ब्लैडर चूटी जैसा दिखता है। कि चींटी जैसा गोदाम थोड़ी होता है, गोदाम तो बड़ा होगा। फैक्ट्री जितनी बड़ी होगी उतना उतना उसका गोदाम भी होना चाहिए। बट कुदरत की बनाई हुई, ऊपर वाले की बनाई हुई ये बहुत बड़ी खासियत है। लीवर में बनने वाला बाइल, अगर आप इसको देखेंगे तो इसके बीच में आपको दिखेगा यहाँ पे बाइल है। जस्ट अ मिनट। ये बीच में बाइल लिखा हुआ है, BILE। लीवर बाइल बनाता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, और लीवर येलो बाइल बनाता है। लीवर जो येलो बाइल बना रहा होता है, उस येलो बाइल का फंक्शन होता है कि वो आगे निकलता है लीवर से, और लीवर से निकलने के बाद वो गॉल ब्लैडर में जाता है। बट बॉडी डेली, लीवर हमारा मिनिमम 800 टू 1000 ml बाइल बनाती है, जो कि येलो बाइल होता है, और येलो बाइल को गॉल ब्लैडर सिर्फ 60 ml में कन्वर्ट करती है। यानी कि उसके कंसंट्रेशन को बहुत ही हाई करती है, वो बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। और जब येलो बाइल गॉल ब्लैडर के पास जाता है तो वो ग्रीन बाइल में कन्वर्ट होता है। आपने कभी ना कभी कहीं ये चीजें यूट्यूब पे या वीडियो में, कहीं फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि कुछ लोगों का पथरी का जो ऑपरेशन होता है उसके पिक्चर्स कहीं कहीं शेयर होती है, तो वो ग्रीन ग्रीन एकदम काई के जैसा जमा हुआ दिखता है। पथरी का जिसका ऑपरेशन होता है, उनकी गॉल ब्लैडर हटा दी जाती है, तो उसमें गॉल ब्लैडर के पिक्चर्स जो दिखते हैं वो काई के जैसे एकदम लगते हैं, जैसे नदी में काई रहती है किनारे, वैसे रहते हैं। बट लीवर हमारा येलो बाइल बनाता है और गॉल ब्लैडर उसे अप्रोक्सीमेटली 1000 ml जो येलो बाइल है उसे 60 ml में कन्वर्ट करके अपने पास रखता है। इसलिए लीवर का गॉल ब्लैडर गोदाम है, स्टोरेज एरिया है। बेसिक फंक्शन यहाँ है।
और इस फंक्शन के बाद जब लीवर से ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर से ये बाइल जब वापस आपके डुडेनम में आता है तो ये फैट को डाइजेस्ट करता है। आपने ऑयल वाली जितनी भी चीजें खाई हो, घी की जितनी चीजें खाई हो, जैसे कि पूड़ी कचौड़ी पकौड़े, आप जो भी खाए, वो सारी चीज अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो वो डाइजेस्ट अच्छे तरह से, गॉल ब्लैडर के काम नहीं करने के कारण डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए जिन लोगों को गॉल ब्लैडर के पथरी की ऑपरेशन होती है, अगर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है ड्यू टू स्टोन, जीबी स्टोन यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन, डॉक्टर उन्हें वीकेंड में सिर्फ एक दिन के लिए एक या दो पूड़ियाँ खाने के सजेशन दे सकते हैं, वरना वो भी बंद कर देते हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि गॉल ब्लैडर में बाइल नहीं बनेगी और बाइल नहीं बनने के कारण वो फैट नहीं पचेगा और फैट नहीं पचने के कारण आपको इंडाइजेशन होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हुआ? क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके, तो अब इससे आगे आते हैं। यहाँ पे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, सेरोटोनिन और सीसीके यानी कि कोलेसाइटोकिनिन। ये सारे केमिकल्स हैं जिनके बेसिक फंक्शन पे अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ये सारे फंक्शन जो होते हैं ये बेसिकली इन तीन बॉडीगार्ड है ना हमारे, गॉल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियाज, इनको एक्टिवेट करने के लिए ये मैसेज भेजते हैं। जैसे अगर कोई गेस्ट नीचे आ जाता है तो आप बेल बजाते हैं ना, कॉल बेल, तो आपको पता चलता है कि कोई नीचे गेस्ट आया हुआ होगा, देखते कौन है, हाँ ये आदमी आया होगा, ठीक है, बात हो गई। तो इसी तरह से ये हार्मोन जो होते हैं ये मैसेज देते हैं कि ये खाना, एसिड का खाना डिड्यूनम में आया है, इसे एडजस्ट किया जाए। तो ये सारे बॉडीगार्ड अपने अपने केमिकल बनाते हैं और खाने को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब यहाँ से आगे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल, जो खाना आता है वो किस मूवमेंट के कारण आता है? मैंने ये चीजें बताई थी लास्ट क्लासेस में। जो हमारा खाना पेट से डिडनम में आता है वो किस मूवमेंट के कारण आता है? एनीवन कोई? पेरिस्टालसिस। Peristaltic movement. क्या मैम? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण ही आता है, वो बात सही आपने बताई। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होने के कारण हमारा खाना पेट में आता है, सॉरी पेट से डिडनम में आता है, लेकिन वो एक एक चम्मच के रूप में आता है। एक एक चम्मच के रूप में आता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर खाना हमारा पेट में पचता है तो वो एक एक चम्मच के रूप में क्यों आता है। जस्ट मैंने एग्जाम्पल जो दिया था वो मिक्सी का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके खाने पेट में पच रहा है, जैसे मिक्सर में आपने कोई भी चीज डाल के पीसी, तो आप डायरेक्ट हाथ डाल के सारी एक बार नहीं निकालते हो, क्योंकि हाथ कटने का डर होता है, ब्लेड से हाथ कट जाएंगे। ठीक उसी तरह से एक ही बार खाना पेट से नीचे डिडोम में नहीं उतरता, क्योंकि एक ही बार उतरेगा तो ये जल जाएगा। इसलिए आप मिक्सर से कुछ भी चीज निकालने के लिए चम्मच यूज करते हो, थोड़ा थोड़ा करके निकालते हो या किनारे किनारे से आप निकालते हो। फिंगर्स को भी अगर यूज करते हो तो थोड़ा स्लाइड स्लाइड से किनारे से निकालते, लास्ट में फिर चम्मच से निकालते हैं ताकि मिक्सर क्लीन हो जाए। उसी तरह से पेट के अंदर जब खाना रहता है तो वो धीरे धीरे एक एक चम्मच से जो आता है, चम्मच से आता है, इसलिए उसका नाम काइम है। जो एक कोर आता है चम्मच के रूप में जैसे आता है वो काइम कहलाता है। एक एक काइम आती है और धीरे धीरे हमारा तीनों बॉडीगार्ड उसे न्यूट्रलाइज करके आगे डाइजेस्ट करता है। अब इससे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सेक्रेटिनिन एंड सीसीके, ये जो चीजें हैं ये क्या क्या काम करती है? सेक्रेटिन जो होता है ये पैनक्रियाज से सोडियम बाइकार्बोनेट निकालने के लिए मैसेज देता है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट को भेजिए। लीवर को कहता है कि आप येलो बाइल रिलीज कीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड लीवर का येलो बाइल होता है, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रल द एसिडिटी ऑफ काइम, यानी जो काइम हमारा खाना आया उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, लेकिन इसको मैसेज देने का काम सेक्रेटिन हार्मोन करता है। ये जस्ट मैसेंजर हार्मोन है। इसके बाद आता है सीसीके। सीसीके का नाम कोलोसाइटोकिनिन। ये पैनक्रियाज को फिर से वापस मैसेज देता है कि आप एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिनोजेन बनाइए। मैंने पहले बताया था, आप हमारा ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो इससे आप पहले वाले सेशन में अगर आएंगे तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो चैनल पे आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, मैंने बताई थी पिछले क्लासेस में भी, कि हमारा सलाइवा, जो हमारे मुंह में 3 सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी एमाइलेज बनाते हैं। सलाइवरी एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं,
ठीक उसी तरह से हमारा पैनक्रियाज भी एमाइलेज बनाता है, जो कि बचे हुए खाने को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज एंड ट्रिप्सिनोजेन बनाता है, जो कि खाने के अलग अलग कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। अब ये सीसीके जो हार्मोन है, ये गॉल ब्लैडर को भी मैसेज देता है कि आप ग्रीन बाइल बनाइए। ग्रीन बाइल बनाने का मतलब होता है कि वो फैट को डाइजेस्ट करता है। इसमें नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है, एमाइलेज कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। यानी कि एमाइलेज अगर बॉडी में बनेगी तो वो ग्लूकोज को, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, आगे उसको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ेगा। ग्रीन बाइल जो हमारा पैनक्रियाज, सॉरी, हमारा गॉल ब्लैडर से आ रहा है ग्रीन बाइल, लीवर हमारा येलो बाइल देता है और गॉल ब्लैडर ग्रीन बाइल देता है। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग फॉर गॉल ब्लैडर, ग फॉर ग्रीन बाइल, ग फॉर गोदाम। जस्ट कॉमन कोड कंडक्टिंग बता रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो सके। तो ये गॉल ब्लैडर जो ग्रीन बाइल बनाता है, वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइक ग्रीन बाइल और लाइपेज ये दोनों मिलके फैट को फैटी एसिड में तोड़ देते हैं। अगर ये नहीं बनेगा, गॉल ब्लैडर ही नहीं होगा, तो आपको फैट डाइजेस्ट नहीं होगा। अब इससे आगे आते हैं, ट्रिप्सिजोनेजेन कन्वर्ट्स पेप्टोन इनटू एमिनो एसिड। आपने जो प्रोटीन वाली चीजें खाई, जैसे आपने राजमे खाए, दाल खाई, बादाम खाया, पनीर खाया, जो भी आपने प्रोटीन की चीजें ली अपने डाइट में, वो प्रोटीन ट्रिप्सिनोजेन से आगे कन्वर्ट होता है, वो पेप्टोन में टूटता है। पेप्टोन फिर टूटकर एमिनो एसिड्स में जाता है, और एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे एसिड्स होते हैं। पेट की भी एक एसिड है, फॉलिक भी एक एसिड है, मतलब आपका ब्लड की पाइलोरुबिक एसिड है, यूरिक एसिड है, एमिनो एसिड है। वैसे बहुत में बॉडी में बहुत सारे मोर देन 20 एसिड्स आते हैं। कुछ एसिड बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे तो सारी चीजें जरूरी हैं क्योंकि बॉडी में होनी चाहिए, लेकिन बट उसमें से कुछ कुछ अननेसेसरी होती है, क्योंकि वो एक दूसरे का रूप चेंज करती हैं, तो वो मतलब बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो एसिड शरीर को जरूरी है, उसके लिए खास तौर पर आपको ध्यान देने की बात है कि आपका सबसे बेसिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि HCl पेट के खाने को पचाने का काम करती है, उसका मजबूत होना जरूरी है। इसलिए अगर वो मजबूत होगा तो आपके प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे, एमिनो एसिड में टूटेंगे, और एमिनो एसिड्स पूरी बॉडी को बनाने का काम करती है। अब इससे आगे आते हैं, ये हमारा खाना जब ये पेट के फर्स्ट स्टेप को पास करता है, यानी कि डिडुनम को पास करके नीचे, ये जो ग्रीन पार्ट आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, सॉरी ब्लूइश पार्ट, ये हमारा जेजनम है, और उसके नीचे इलियम है। जेजनम और इलियम। अब जेजनम और इलियम के फंक्शन को हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाएं। ये पिक्चर क्लियर होगी अभी आपको? शारदा मैम दिख रही है क्लियरली? या ये जो हमारा ग्रीन, सॉरी, ब्लू कलर का हिस्सा है, ये जेजनम है, और इसके नीचे ग्रीन वाला पार्ट इलियम है। तो जेजनम और इलियम दोनों फंक्शंस में हमें ये चीजें देखनी होती है कि ये दोनों फंक्शन सही से काम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा डाइजेशन अगर अच्छी हो गई, डाइजेशन का टाइमिंग मैक्सिमम अगर आपको मिलेगा तो 60 to 90 मिनट्स मिलेंगे मैक्सिमम। 90 मिनट से ज्यादा कभी भी पेट में खाना नहीं रहता, वो बाहर आ जाता है। बट लेकिन ये हमारी आंतों में, नीचे वाली छोटी वाली जो आंत है, इस आंत में खाने 3 घंटे तक रहते हैं, मिनिमम 3 घंटे तक ये रहेंगे। अगर प्रॉपर एब्जॉर्ब होना है तो ये 3 घंटे तक रहेंगे। और दूसरी बात, इसमें रहने का रीजन भी है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ड्यूडेनम का वन कर्व है, ये कर्व सिंपल एक छोटा पार्ट है, बट इसके बाद हमारी आते ना छोटे छोटे जिगजैग फॉर्म पे आती है। इसमें इतने सारे टर्न्स होते हैं, इतने सारे मतलब राउंडिंग आते हैं,
प्रकृति ने इसको ऐसा बनाया है कि हर स्टेप में जो खाने के न्यूट्रिशन उसे खींचकर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, वरना ऊपर वाला इसको एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, 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 फिर उसके बाद यहाँ सीधे आंत में ऊपर घुसा देता है, बड़ी आंत में। लेकिन ऊपर वाले ने इसे बहुत जिगजैग पैटर्न पे बनाया, क्योंकि इस जिगजैग पैटर्न में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स भरे हुए होते हैं, जिसे हम कहते क्या है, माइनर गट्स। हमारा ये जो गट्स, सॉरी, ये गट्स होते हैं जो कि हमारे माइनर न्यूरॉन्स, यानी कि हमारा छोटा ब्रेन होता है, माइनर ब्रेन हमारा इसी जगह होता है। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है काइम पासेस थ्रू जेजुनम, काइम पासेस थ्रू इलियम। जो हमारा खाना होता है वो पहले ब्लू वाले पार्ट को पास करता है, दैट्स अ जेजुनम, उससे नीचे ग्रीन वाले पार्ट को पास करता है, दैट्स अ इलियम। इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये आंत के अंदर की पिक्चर दिखाता हूँ। ये हमारी आंत जो होती है ना, वो आंतें ऐसी दिखती है। किसी ने देखा है आज तक कभी ऐसा पिक्चर? हमारी आंतें जो होती है जिसमें से खाना पास करता है, वो अंदर ऐसा होता है, छोटी छोटी, जैसे सर पे बाल उगे रहते हैं ना, उस तरह से हमारी आंतों के अंदर ये स्ट्रक्चर होते हैं। इसे हम विलाई बोलते हैं। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम विलाई कहते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर एसिड वाला खाना अगर आपके पेट में पेट से आंतों में आ जाएगा, तो ये विलाई अंदर से बर्न कर जाएंगे, जल जाएंगे, जिससे कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसलिए इनको हेल्दी रखने के लिए आपका पेट का डाइजेशन सही होना चाहिए और उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, इसलिए वहां पे जो 3 बॉडी गार्ड हैं, क्योंकि ये जो विलाई होते हैं ना हमारी आंतों में, ये बहुत ज्यादा सेक्शन में होते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। अगर ब्रेन में मान लो अगर 10 लाख न्यूरॉन्स हैं, तो 1 लाख न्यूरॉन्स आपके इन गट्स में होंगे, छोटी वाली आंतों के अंदर वाले सरफेस में जो गट्स होते हैं, जिसमें कि मतलब हमारा पूरी बॉडी का डाइजेस्टिव पार्ट्स जो होना चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, ये सब सारी चीज आते हैं ना, वो इसी जगह पे आके फाइनली एब्जॉर्ब होना शुरू होने होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी है अगर है, तो बॉडी की अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम ठीक करें ना, तो ब्रेन के 1 लाख न्यूरॉन्स, 10 लाख का 1 लाख बॉडी में है। मैंने पहले सेशन में भी सबसे पहले बताया था, बॉडी में हर चीज, हर केमिकल 2 जगह बनती है। अगर ब्रेन का कोई भी पार्ट अगर कम काम कर रहा है, उसके कोई भी केमिकल्स बनने में डिफिशियंसी आ रही है, तो हम न्यूरोथेरेपी के थ्रू इस गट्स को एक्टिवेट करके, इस गट्स के फंक्शंस को बूस्ट करके वो सारे केमिकल्स वापस बनाते हैं और बॉडी को विदाउट मेडिसिन कवर करते हैं। ऐसा हमारी न्यूरोथेरेपी कहती है। और न्यूरोथेरेपी में ये चीजें पॉसिबल है कि हम ये चीजें कर पाते हैं, और बहुत इजी स्टेप में होता है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट विलाई इन लीवियम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स गोज टू लिवर। यानी कि ये जो विलाई स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करती है, एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन करती है, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करके लीवर में भेज देती है। यहाँ से ये विलाइस का कनेक्शन लीवर से डायरेक्ट होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेगी और भेज देगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड गोज टू लिम्फ वेसल्स। जो हमने फैट खाया, जो हमने फैट खाया वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ, और वो एब्जॉर्ब होके लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। हमारी बॉडी का भी एक लिम्फ वेसल्स अलग पार्ट होती है। ये बेसिकली नर्व का फंक्शन है, जिसमें कि वो चला जाता है, जिसके कारण फैटी एसिड वापस शरीर को बनाने में काम करती है। अब इससे आगे आते हैं, एक छोटा सा बोलते हैं ना कि मतलब मास्टर की एक होती है, सारी चीजें कहीं से बच जाएगी लेकिन मास्टर की के पास आएगी ही आएगी। तो अब वो मास्टर की डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ आने वाला है। अब आप ये देख सकते हो, ये छोटी वाली जो ये पार्ट दिख रही है आपको, ये छोटा वाला पार्ट जो है, ये इसका नाम है इलियम। ये छोटी सी जो पार्ट आपको दिख रही है जिसमें मैं कर्सर स्लाइड कर रहा हूँ, ये इलियम है, छोटी वाली आंत का ये पार्ट। इलियम से खाना आता तो है बड़ी आंत की तरफ, लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ा एक पहरेदार यहाँ पे खड़ा हुआ होता है। ये बीच का जो जॉइंट है, जिस जॉइंट से खाना छोटी आंत के थ्रू बड़ी आंत में घुसता है, यहाँ पे एक पहरेदार खड़ा हुआ होता है नीचे डंटा लटका करके। इसका नाम है अपेंडिक्स।
बहुत सारे लोगों को आपने कभी ना कभी सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, अपेंडिक्स हो गई। लेकिन ये अपेंडिक्स अगर मतलब इतनी ही छोटी सी बात है कि अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करके काट के हटा दिए। अगर इतनी छोटी बात होती कि काट के हटा दिए तो ऊपर वाले ने इतना छोटा सा एक पार्ट को क्यों लटका के रखा हुआ होता? सिंपल से रीजन ये है कि अपेंडिक्स जब भी रहता है बॉडी में तो ये बॉडी के सिस्टम को वॉच करता है, क्योंकि इसका कनेक्शन इंटेस्टाइन के छोटे वाले आंत और बड़े वाले आंत यानी हमारी दोनों आंतें जो होती है छोटी बड़ी आंत, इन दोनों के बीच में ये कनेक्ट रहता है। इसका कनेक्शन आप देखोगे ये नर्व के साथ नीचे भी है और इंटरनली बड़ी आंत से भी है। मतलब कोई भी चीज, अब बॉडीगार्ड की बात आ गई तो यहाँ पे बताऊं हमारी बॉडी में 5 तरह से बॉडीगार्ड्स काम करते हैं, सॉरी 6। 6 में पहला आपका सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा। सलाइवा में जो चीजें आएंगी वो डाइजेस्ट होने से पहले ही वहाँ नष्ट हो जाएँगी। क्योंकि कभी न कभी आपने ये चीज़ सुनी होगी कि सुबह की अगर हम बासी थूक अगर किसी छोटे जीव पे जैसे चींटियाँ होती है, कीड़े-मकोड़े होते हैं, उस पे अगर थूक दें तो वो मर जाती हैं। राजेश सर ये बात सही है? ऐसे बड़े बुजुर्गों से भी मैंने सुना है। ये बात सही है राजेश सर? जी सर, जी सर। या तो सलाइवा जो हमारा होता है ये पहला हम्म, पहरेदार होता है, पहला बॉडीगार्ड होता है जो कि खाने में किसी भी अनवांटेड चीज़ से बचने का काम करता है, हमें बचाने का काम करता है। और सलाइवा के साथ काम करने का फंक्शंस कौन देखता है? हमारा टॉन्सिल। ये हो गए पहले पहरेदार। दूसरे पहरेदार अब इससे नीचे अगर आते हैं तो हमारा पेट का एसिड, जो कि किसी भी चीज को जला सकता है। 0.8 इसकी पीएच वैल्यू सबसे हाई कंसंट्रेशन में आती है। उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो पैनक्रियाज अपना सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है जो कि बहुत एल्कलाइन होता है। एसिड में नहीं जला तो एल्कलाइन में उसको हम जला सकते हैं। वहां भी वो फंक्शंस काम करते हैं, वहां भी और भी सारे फंक्शन है लीवर के, गॉल ब्लैडर के। वहां पे बॉडीगार्ड मिल गए। उससे नीचे अब आते हैं तो यहाँ पे हमारा अपेंडिक्स आता है जो कि एक पहरेदार है। इसके बाद भी एक और बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स का काम होता है कि जो सब चीज़ों से बच के छुप-छुपा के, एक होता है ना कि घर में सब कोई चीज़ जानता है कि ये चीज़ ऐसे-ऐसे है, कोई अगल-बगल का जान गया कि ऐसे घर में है ऐसे, तो वो छुप-छुपा के घर में घुस जाएगा। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम से छुप-छुपा के बच के आ जाता है ना, वो अपेंडिक्स फिर जज करता है कि इस घर में कौन घुस के आ गया बाहर से। क्योंकि ये नीचे अपना छुपा हुआ बैठा रहता है, ये सबको देखे रहता है, इलेक्ट्रिक वाले एकदम सिग्नल के थ्रू जज करता है। तो इसमें कोई भी चीज़ें अगर अनवांटेड चीज़ आ गई, कोई भी बैक्टीरिया, वायरल अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आता है, तो अपेंडिक्स उसे अपने पास रख लेता है। क्योंकि ये छोटा-सा इसका जो डंडा है ना, ये एक बैग के रूप में काम आता है और वो अपने पास रख लेता है और पूरे सिस्टम को डिजीज़ फ्री रखने की कोशिश करता है। एक समय तक ये अपने आप को कंट्रोल करता है, लेकिन एक इसकी भी लिमिट हो जाती है। आप हमेशा खाना सही टाइम से चबा के नहीं खाएँगे, किसी तरह से जल्दबाज़ी में निगल जाएँगे, तो आपने सही तरह से हाइजीन कुछ नहीं लिया। जैसे आपने कोई भी चीज़ ली, बिना धोए उसे अच्छे से वॉश किए हमने डायरेक्ट खा लिया। क्योंकि हम जनरली कहते हैं कुछ भी चीज़ें लीजिए तो अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए फिर खाएँ। इसलिए धूल में, रोड पे मिलने वाली जो धूल पे जो गंदगी वाली चीज़ें होती है, वो नुकसान करती है। और वो अगर इन केस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है, तो वो अपेंडिक्स में धीरे-धीरे स्टोर होती है और स्टोर होने के कारण हमारा अपेंडिक्स जब फुल हो जाता है, तो इसमें भी इन्फेक्शन आने लगते हैं, जिसके कारण फिर लास्ट में अपेंडिक्स की सर्जरी कर दी जाती है। तो हमारा एक बॉडीगार्ड घट जाता है। अब बात करते हैं इससे आगे वाले बात में। तो ये तो हमारा अपेंडिक्स क्लियर हुआ, जो कि अपेंडिक्स को हम देख रहे थे। या अब इसमें लिखा हुआ है कि जो अपेंडिक्स के पास ये जो बॉडीगार्ड होता है, जिसमें कि हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरे को जॉइंट करती है, इस जॉइंट को बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व्स। इसका नाम है इलियोसिकल वाल्व्स। अब वाल्व्स का एक काम होता है, बट उससे ऊपर जो पेट के ऊपर था ना, पेट के पास जो, पेट के आगे पीछे जो मैंने बताया था 2 ढक्कन लगते हैं, जिसको मैंने स्फिंक्टर बोला था। किसी को याद है स्फिंक्टर का नाम? 2 स्फिंक्टर थे। एक का नाम था कार्डियक स्फिंक्टर जो कि ऊपर वाला था हार्ट के पास, और नीचे वाला जो यस था राइट। पेट के पास के, जिसे हम पेट के पास कोड नेम से याद कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पी फॉर पेट, पी फॉर पाइलोरिक,
अपर वाला है वो हार्ट के पास होता है, वो कार्डियक स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर का काम होता है वो दोनों तरफ से बात करता है, ऊपर से नीचे भी देगा, नीचे से ऊपर भी देगा। इसलिए खाया हुआ खाना में अगर कोई चीज आ जाता है तो पेट को लगता है ये चीजें मतलब बेकार है, इसे रखने लायक नहीं है, तो वो तुरंत वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देता है। खाना पेट से नीचे जब जाता है तो लगता है पैनक्रियाज को ये चीजें बेकार वाली चीजें हैं, तो वो वहां से भी ऊपर बाहर फेंक देता है, बोलता है यहाँ से बाहर जाओ, जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे जाओगे तो आने का रास्ता नहीं है। तो वो वहां से बाहर करता है। इसलिए दोनों इंस्टिंक्टर दोनों तरह से काम करते हैं, आने और जाने का। मगर यहाँ पे जो वाल्व्स है वो सिर्फ एक तरह से काम करता है, वो सिर्फ जाने देता है, आने की उसके पास कोई गारंटी नहीं है, वो वापस लेता ही नहीं है किसी चीज को। जब ये खाना यहाँ से हमारी आंतों में आता है तो इलियोसिकल वाल्व जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे खुलता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के जॉइंट के पास आता है, और यहाँ से हमारा बड़ा वाला आंत शुरू होता है। बड़ा वाला आंत जो शुरू होता है, बड़े वाले आंत को हम इन जनरली 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बड़ी वाली आंत को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। छोटी वाली आंत को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट्स नेम ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी वाली आंत है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो बड़ा है उसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला असेंडिंग कॉलॉन, जो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, जो पार्ट ऊपर आ रहा है वो असेंडिंग कॉलॉन। बीच में आएगा वो ट्रांसवर्स, अगर आप पिक्चर यहाँ देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर आएगा। ये यहाँ पे हमारा इलियोसिकल वाल्व है, जो बीच में ये आपका इलियम का ज्वाइंट पोर्शन आ रहा है, और इससे ये जो ऊपर चढ़ा ये नाम असेंडिंग कॉलॉन है। असेंडिंग कॉलॉन के बाद ये ट्रांसवर्स कॉलॉन है, फिर ये डिसेंडिंग कॉलॉन है, ये सिग्मोइड कॉलॉन है। हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब इस 4 पार्ट के अगर आप फंक्शन को यहाँ समझ जाएंगे तो आपको मतलब आपकी बीमारी का जो हम कहते हैं ना मूल, यानी कि हर बीमारी का मूल क्या है, कौन सी बीमारी है जो सब रोगों की जननी है, ऐसा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। हर बीमारी का बेसिक सर कारण होता पेट। है। नहीं, बीमारी का नाम हाँ। बताइए जो हर बीमारी का बेसिक कारण होता है, किसी को याद है तो बता सकते हैं। कंस्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, वेरी नाइस। कॉन्स्टिपेशन ही होता है, जो कब्ज होता है वो सब रोगों की जननी होती है, तो उसका फंक्शंस आपको इसी जगह पे समझ में आएगा कि ये कैसे इस जगह पे काम करता है। क्योंकि पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आपने समझा तो इस पार्ट को समझना और उतना ही जरूरी होता है कि आपकी बॉडी में मिनरल्स विटामिन सारे एब्जॉर्ब होने जब शुरू होते हैं तो जो बच जाता है रेस्ट, उसमें से फिर हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है। बॉडी को सारी चीजें तो मिल गई, मैंने तो बता दिया कि छोटी वाली आंत में हम विटामिन को, लाइपेज को, सॉरी कार्बोहाइड्रेट को, फैटी एसिड को सारा एब्जॉर्ब करते हैं, तो बच गया वो कहाँ गया। मन में तो पहला सवाल आएगा ना कि सर आपने सारी चीजें तो बॉडी में डलवा दी, बॉडी में एब्जॉर्ब करा दिया, फिर बॉडी तो फिट एंड फाइन, हम बाहुबली बन गए, फिर कॉन्स्टिपेशन क्यों हो गया। तो इसका बेसिक रीजन आता है कि जब असेंडिंग कॉलम से खाना जब पास होके ऊपर की ओर चढ़ता है तो इस जगह पे ये जो पहला ज्वाइंट आती है जिसमें कि असेंडिंग कॉलम ये है, ये ट्रांसवर्स कॉलम है, ये जो शेप में आपको ऐसे दिख रहा है कर्व के जैसा, ये पार्ट ट्रांसवर्स है, और इससे नीचे ये आया ये डिसेंडिंग है। असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ना, तो ये जो ऊपर चढ़ रहा है इट्स असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स जो बीच में लटका हुआ है, और ये नीचे की ओर जो डाउन जा रहा है ये डिसेंडिंग। अब नीचे की ओर जो टर्न शेप लेता है वो एस फोर सिग्मोइड कॉलम। असेंडिंग कॉलम से जब कोई खाना ऊपर की ओर चढ़ता है तो यहाँ जिस ज्वाइंट पे पहुंचता है, इस ज्वाइंट पे विटामिन B12, फॉलिक एसिड, थायामीन और नायासीन आते हैं। जस्ट अ मिनट। अमित, ओके। तो यहाँ से जब खाना आता है तो इसमें 4 चीजें सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, सॉरी 4 नहीं 5 चीजें। फॉलिक एसिड, विटामिन B12, थायासीन, नायासीन एंड वाटर। रिपीट अगेन कर दूं, फॉलिक एसिड, थायासीन, नायासीन एंड विटामिन B12। बहुत सारे लोगों को विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, इसका बेसिक रीजन होता है क्योंकि उनका
इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी वाली आंत सही तरीके से काम नहीं करती। अगर आप इसके लॉजिक, मैंने तो आपको ये 2 क्लासेस में समझाने की कोशिश की है, अगर आप इस पे बहुत डीप कॉन्सेप्ट पे जाएँगे तो ये 4 क्लासेस में कवर होगी। लेकिन उतने डीप कॉन्सेप्ट में आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो थोड़ा बहुत साइंटिफिक है, आप कन्फ्यूज़ कर सकते हैं थोड़ा। इसलिए मैं ओवरऑल ये चीज़ें बता दूँ। ये जो हमारा सेक्शन जॉइंट का होता है, ट्रांसवर्स कॉलोन के दोनों सेक्शन, इन दोनों सेक्शन पे हमारे सिस्टम में विटामिन बी12, फॉलिक एसिड, थायासीन एब्ज़ॉर्ब करता है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल पार्ट होता है। अगर किसी को लूज मोशन होगा और किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा तो दोनों सिस्टम में आपकी बॉडी का इंटेस्टाइन ही जिम्मेदार होता है, बड़ी वाली आंत। इसका बेसिक फंक्शंस क्या होता है अब बता सकता हूँ आपको। ये आपको समझ गए तो आपको बहुत आसान होगा कॉन्स्टिपेशन को समझने में या लूज मोशन को समझने में। जैसे ही बॉडी ने जज की, अपेंडिक्स ने जज किया कि ये चीजें सारी फंक्शन से बच के, यानी कि मुंह से लेके आंतों से होते हुए बचता हुआ इंटेस्टाइन में आया, तो अपेंडिक्स ने ये तुरंत जज किया कि ये चीजें अननेसेसरी है, तो ये तुरंत हाई प्रेशर के साथ इस चीज को बाहर फेंकता है, बोलता है ये बाहर जाना चाहिए। और इसका कनेक्शन इंटेस्टाइन का मतलब अपेंडिक्स का कनेक्शन छोटी वाली आंत से है, इंटेस्टाइन से। तो इंटेस्टाइन से ये मतलब एक हेल्प करता है कि आप मेरे को वाटर भेज दो ज्यादा। अगर वाटर भेजेगा तब तो वो रिपेल में करके बाहर फ्लश आउट करेगा। तो छोटी वाली आंत जो होती है वो इंटेस्टाइन, हमारी जो है छोटी वाली, वो वाटर को ज़्यादा भेज देती है बड़ी वाली आंत में। अपने में जो वाटर एब्ज़ॉर्ब कर रही होती है थोड़ी बहुत नाम मात्र की या मॉइस्चर के लिए अपने आप को रखती है, वो स्वेल के रूप में बॉडी से बाहर भेजती है बड़ी वाली आंत में, जिसके कारण अपेंडिक्स इन चीज़ों को फ्लश आउट करता है बाहर की ओर, और फ्लश आउट करने के टाइम लूज़ मोशन होता है, पहली चीज़। दूसरी कंडीशन इस पे ये आती है, अगर ये चीज़ें नॉर्मल है, फिर भी अगर आपका ये ट्रांसवर्स कॉलम वाटर को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता, पानी को अपने अंदर नहीं रख सकता, तो भी आपको लूज़ मोशन होगा। मतलब हमने जो खाना खाया, नीचे से खाना हमारा ऊपर गया, अब ये बीच के सेक्शन पे आया, तो बीच के सेक्शन पे आया और खाने का मॉइस्चर जो है वो पानी, क्योंकि आप खाना खाओगे तो उसके 1 घंटे बाद तो पानी पियोगे। वो पानी हमारे खाने के साथ मिक्स होता हुआ जब छोटी आँत से बड़ी आँत में आएगा, तो बड़ी आँत में आने के बाद यहाँ पानी एब्ज़ॉर्ब बॉडी में हो जाना चाहिए। नॉर्मली जितना बॉडी एब्ज़ॉर्ब करना चाहती है, उतना ही एब्ज़ॉर्ब होना चाहिए। अगर उतना एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, तो वो लूज़ मोशन के थ्रू बाहर निकलेगा। अगर बॉडी ने ज़रूरत से ज़्यादा पानी ट्रांसवर्स कॉलन के थ्रू एब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो ये यहाँ से आगे की ओर खाना जो होगा वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए हमारी पॉटी यहाँ पे सूख जाती है और फिर बाद में बहुत मुश्किल से धीरे, धीरे, धीरे खिसकते वो नीचे की ओर आती है। इसलिए हमें अपना पेट साफ करने में सुबह मॉर्निंग जब हम जाते हैं फ्रेश होने, तो उस समय में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये ऑलरेडी ड्राई हो चुका होता है। अगर आपके खाने में जो मॉइस्चर होना चाहिए, बॉडी ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया ट्रांसवर्स कॉलम ने, उसके बाद ये शरीर देखती है कि ये 10% 20% मॉइस्चर छोड़ देना चाहिए ताकि पॉटी नॉर्मली बाहर फ्लश आउट हो सके। इसलिए अगर ट्रांसवर्स कॉलम प्रॉपर वाटर एब्ज़ॉर्ब करेगा तो ना तो आपको लूज़ मोशन होंगे, ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आती है, अगर आपने अपनी डाइट में फाइबर वाली चीज़ें, ऐसी फाइबर वाली चीज़ें जिसमें कि रेशे होते हैं, जो हम कहते हैं ना, फल खा रहे हैं तो फल के छिलके चबा के खा रहे हैं, उसमें रेशे होते हैं। अभी आम का सीज़न है, अगर आप आम खा रहे हो, तो आम की गुठलियाँ जब आप चूसोगे ना, तो उसमें से 4-5 रेशे जो होंगे ना, वो आपके दाँतों में फँसेंगे। उसके गूदे में, आम के गूदे में बहुत सारे रेशे होते हैं जो कि हमारे पेट में ऑलरेडी उसके साथ चले जाते हैं खाने के साथ। तो वो सारे रेशे इस सिस्टम को क्लीन करते हुए, कुछ चीज़ें अगर फँस जाती है तो उसे वो क्लीन करते हुए बाहर निकालते हैं। इसलिए मैम अब किन्हीं का नहीं। माइक माइक प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। और सॉरी, ऊपर से तो मैं आप अपना आई हूँ। माइक माइक अपना म्यूट कीजिए। जो हमारे खाने में फाइबर आता है, वो फाइबर का काम होता है कि कोई भी चीज़, जैसे अगर आपको किसी दिन कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो जो चीज़ें बच जाती है, आपके आंतों में कहीं न कहीं फँस जाती है। फँसने का कारण, क्योंकि आप इसके पिक्चर्स को गौर से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये एक गोल-गोल शेप के जैसा बना हुआ है। गोल-गोल शेप के जैसा बना हुआ है, वो प्लेन पाइप के जैसा नहीं है, गोल-गोल शेप के जैसा बना हुआ है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण जब ये चीज़ें
अप जाती है तो वो छोटे छोटे एक एक सेक्शन को पास करते हुए आती है और फिर ये ऊपर से ट्रांसवर्स कॉलोन के थ्रू पास करती है। तो ट्रांसवर्स कॉलोन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो सूख जाएगी, सूखने के कारण इसे पास करने में दिक्कत होगा। इसलिए जब दिक्कत होगी तो जब आप रफेज खाएंगे यानी कि फाइबर खाएंगे तो फाइबर उन बीच के ज्वाइंट के सेक्शन में फंसे हुए पार्ट से भी आपके वेस्ट मटेरियल जो आपने खाना खाया अब यहाँ पे वो वेस्ट बन जा रहा है, वो खाना नहीं रह रहा है। खाना हमारा असेंडिंग कॉलम तक ही रहता है जिसके बाद वो वेस्ट बनना शुरू होता है। तो वेस्ट जब बनना शुरू होता है तो वो फंसे हुए वेस्ट को जो हम रफेज खा रहे हैं फाइबर वो बाहर निकालने का काम करता है। तो ये हमारे इंटेस्टाइन का फंक्शन है। सिग्मोइड कोलोन के थ्रू जब ट्रांसवर्स कोलोन से जब ये नीचे आता है तो ये सिग्मोइड कोलोन के थ्रू होता हुआ हमारे रेक्टम पे स्टोर होता है और रेक्टम पे स्टोर होने के बाद जब ये चीजें रेक्टम फुल हो जाता है तो हमें प्रेशर फील होता है कि हमें पॉटी पास करनी चाहिए और पॉटी फिर हम पास करने जाते हैं। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन था जिसमें कि लिखा हुआ असेंडिंग कोलोन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 के एंड वाटर। इस असेंडिंग कॉलोन में विटामिन बी 12 इसके सेक्शन कॉर्नर सेक्शन पे विटामिन बी 12 बनता है और ट्रांसवर्स कॉलोन के इस कॉर्नर वाले पे यानी कि ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन के ज्वाइंट पे आपकी फॉलिक एसिड बनती है। ट्रांसवर्स कॉलोन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, डेड सेल फ्रॉम लीवर। अब इसमें एक चीज जो लिखा हुआ है डेड सेल फ्रॉम लीवर, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझने की बात है, मतलब यहाँ पे एक मतलब बोला जाए तो एक मैजिक जैसा है। हमने खाना खाया, खाना जो एसिड में गया वो एसिड ऐसा होता है कि किसी भी कलर को फेड कर देता है। एसिड आपके यूरिन में भी एसिड होता है तो वो एसिड जहां भी जाता है समटाइम्स हमारे कपड़े को भी वो फेड करता है जहां पे वो ड्रॉप आउट होता है। तो ठीक उसी तरह से वो लिटिल बिट होता है जो हमें दिखता है, तो हमारे पेट की एसिड होती है वो बहुत हाई होती है तो क्या वो खाने के कलर को फेड नहीं करेगी? ऑब्वियस सी बात है कि फेड कर देगी। लेकिन फिर भी हमारे स्टूल का रंग पीला ही क्यों होता है? किसी के पास कोई आंसर है तो बता सकता है स्टूल का क्या? कलर पीला ही क्यों होता है? मोस्ट ऑफ टाइम 99% चांसेस में होता है कि वो पीला निकलता है। हमने तो खाना खाया वो एसिड में गया वो तो व्हाइट हो गया फेड हो गया लेकिन फिर भी वो पीला कैसे बन गया? सर लीवर येलो बाइल बनाता है ना, उसका इसमें जरूर का रोल होगा सर। राइट राइट राइट। लीवर लीवर सर येलो जो बाइल बनाता है उसे तो गॉल ब्लैडर ने पहले ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अच्छा। बताइए कोशिश कीजिए, चलिए अच्छा लगा आपने आंसर देने की कोशिश की। बताइए तो ये बहुत बिलोरुबिन। मैजिक है। हेलो, जी। किसने बताया बिलीरुबिन? जी मैं सीमा राणा। हाँ मैम। मैम आपने बहुत सही बताया बट लेकिन आपके बातों को पूरा क्लेरिफाई कर दूं और सब लोगों के लिए, तो लीवर जो बिलीरुबिन बनाता है ना वो बिलीरुबिन बॉडी से आते हैं। अब लीवर हमारा बॉडी में नया खाना बना रहा है यानी कि नए सेल बना रहे हैं, तो नए सेल से जो बिलीरुबिन निकलती है लीवर उस सेल को मारता है और उस सेल के डेड बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं क्योंकि हमारे आरबीसी जो होते हैं ना रेड ब्लड सेल वो सिर्फ और सिर्फ 120 दिन जिंदा रहते हैं। 121वें दिन लीवर उसे मारता है और उसकी डेड बॉडी को गला के हमारे स्टूल में डालता है, हमारे ट्रांसवर्स कॉलोन में आता है। ट्रांसवर्स कॉलोन में अगर वो आता है तो उसी के कारण उसकी डेड बॉडी जो हमारे आरबीसी की जो डेड बॉडी है जो कि लीवर भेज देता है उसके कारण ही हमारा स्टूल पीला हो जाता है। तो आपके शरीर में जितना ब्लड है, आपके शरीर में जितना ब्लड है उतना सारा ब्लड, हर ब्लड के एक एक कंपोनेंट के एक एक सेल हैं वो सारे सेल 120 दिन ही जिंदा रहते हैं, इसलिए हर सेकंड हमारी बॉडी में लाखों सेल मरते हैं और हर सेकंड हमारी बॉडी में लाखों सेल बनते भी हैं। स्किन के सेल हो, ब्लड के सेल हो, बोन के सेल हो, कुछ भी हो, सारे सेल बनते हैं। तो ब्लड के सेल को मारना और वापस बनाना, बोन मैरो के थ्रू वापस सेल को बनाना, ये लीवर का काम है। तो लीवर उसी बिलिरुबिन को मार के आपके इंटेस्टाइन में डाल देता है जिसके कारण ट्रांसवर्स कॉलोन के थ्रू यानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो ट्रांसवर्स कॉलोन का पार्ट है यहाँ पे खाने का रंग पीला हो जाता है और वो डिसेंडिंग कॉलोन के थ्रू पॉटी हमारी पीली आती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट, हमारी बॉडी में वाटर यानी कि पानी और सॉल्ट यानी कि नमक का एब्जॉर्प्शन इसी कॉलोन में होता है।
सिग्मॉइड कॉलन रेक्टम स्टोरेज ऑफ वेस्ट समटाइम। हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो सिग्मॉइड कॉलन के थ्रू होता हुआ रेक्टम पे स्टोर होता है और फिर बाद में हमें पॉटी फील होती है। तो ये बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो पार्ट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा ये इस चीज़ में लगेगा देखने में कि आपको ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन का सबसे बेसिक रीज़न पता चलेगा कि आपको पानी बॉडी में अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब होना चाहिए। अब ओवरऑल 5 मिनट में नहीं लूँगा, 2 मिनट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने 2 क्लासेस में क्या पढ़ाई थी, जस्ट इन 2 मिनट्स। आप हमारा यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक के नाम से है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको और भी सारे वीडियोज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं लिप्स से। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो बनाए थे उसमें पहला लिप्स, हम खाने को होल्ड करते हैं और लिप्स हमारे खाने को जब हम मुँह में खा रहे होते हैं तो वो बाहर आने से रोकने का भी काम करता है। हमने खाना मुँह में डाला, हमने दाँतों के थ्रू खाना चबाया तो सलाइवरी ग्लैंड उस खाने में कार्बोहाइड्रेट को पचाती है क्योंकि उसमें एमाइलेज होता है। सलाइवरी एमाइलेज ने खाने को पचाया, उसके बाद वो एसोफेगस के थ्रू मतलब हमारे पेट में आता है, लेकिन एसोफेगस से पहले यहाँ पे हमारा एपिग्लॉटिस होता है जो कि खाने को फूड पाइप में भेजता है, विंड पाइप में नहीं भेजता। वो एसोफेगस के थ्रू खाना जब हमारे पेट में आता है तो पेट में बनने वाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस खाने को पचाती है और पचाने के बाद एक-एक चम्मच के रूप में वो खाना पेरिस्टोलसिस मूवमेंट के थ्रू होता हुआ बाहर की ओर आता है, जिसे हम काइम कहते हैं। यहाँ पे पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर इन तीनों का हेल्प होता है कि उस खाने को पचाने का काम करते हैं और उस खाने को पचाने के साथ-साथ हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू जब वो होता हुआ आता है, तो हमारे आंतों की छोटे वाले पार्ट जो हमारे आंतों की है, वो विलाई है। विलाई उस खाने से सारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के साथ वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने से पहले अपेंडिक्स जो होता है वो खाने को जज करता है कि यहाँ पे कोई भी अनवांटेड चीज, इन्फेक्शन वाली चीजें, ऐसी वैसी चीज तो नहीं है। अगर रहती है तो बॉडी उसे फ्लश आउट करती है लूज मोशन के थ्रू, अदरवाइज वो नॉर्मली मूवमेंट में पास होता है। नॉर्मली मूवमेंट में जब पास होता है तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 सारे एब्जॉर्ब्स होते हैं, इसी जगह पे बनते हैं। और अगर पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में तो हमारा जो खाना है जो कि डाइजेस्ट होके जा रहा है, अगर वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो स्टूल हार्ड हो जाएगी, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर प्रॉपर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो लूज मोशन के थ्रू वो चीज़ें बाहर निकलेगी। लूज मोशन के थ्रू बाहर निकलेगी तो हमें ये फ्लश आउट चलता रहेगा जब तक हम उस चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ नहीं करें, यानी कि हमारी बॉडी से वो सारी चीज़ें जो इन्फेक्शन होने के कारण या जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसके कारण हमारा इंटेस्टाइन पूरी तरह से फ्लश आउट ना हो जाए। ये चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो आई होप आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जहाँ तक मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इससे रिलेटेड आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आई हो, तो आप पूछ सकते हो। सर सीमा ये मैम पूछिए। अपेंडिक्स सीमा मैम पूछिए। नमस्ते विवेक जी। सबसे पहले तो नमस्ते मैं मैम। कहना चाहूंगी आपका कि बहुत ही डिटेल में आपने बहुत अच्छे से समझाया। और तो मेरा क्वेश्चन ये, डाइजेस्टिव सिस्टम उससे समझने से मेरा ये है कि जो स्टूल होता है, जो मल त्याग होता है, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में एक समझना चाह रही थी कि डेली मल त्याग करना जरूरी है, लेकिन उसका जो टाइमिंग है, या मतलब वो सुबह हो या वो दोपहर को हो या शाम को है, क्या इस चीज से मतलब फर्क पड़ता है, या वो सुबह को होना ही चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो मल त्याग होता है, खासकर छोटे बच्चों में जो देखा जाता है, अ, अगर वो एबनॉर्मल साइज है, जो कि अडल्ट के साइज से भी बड़ा, अगर वो है, तो क्या ये सही मतलब है, या मतलब एबनॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है?
ओके, तो आपने जो चीजें बताई ना, तो ये भी हमारी बॉडी का मतलब एक फंक्शन है, जिसमें कि ये हम स्टूल के थ्रू डाइजेशन को चेक करते हैं, और स्टूल के थ्रू हम मतलब बॉडी को डायग्नोस भी करते हैं। न्यूरोथेरेपी जो होती है वो स्टूल के थ्रू डायग्नोस करना भी जानती है कि हम स्टूल के थ्रू बॉडी को कैसे डायग्नोस करते हैं। तो उस पे कभी सेशन आएगा तो उस पे बहुत डिटेल्स में बताऊंगा, बट आपने जो क्वेरी की उसके रिलेटेड बता दूं। हमें मोशन 2 बार आते हैं तो वो नॉर्मल है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग हमें आनी चाहिए। अगर किसी को एक बार मॉर्निंग में सुबह-सुबह अगर आप जाते हो, फ्रेश हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज़ कुछ लोग जाते हैं जिन्हें सुबह 5 बजे उठे तो सवा 5 साढ़े 5 के बीच में वो अपने गए, फ्रेश होके वापस आ गए। फिर उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद वो फिर जाते हैं और फिर वो फ्रेश होके आ जाते हैं। ये भी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि ये एब्नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब आप अगर 2 बार के लिए बॉडी मतलब आप फ्रेश होते हो तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। रीमेन, आपने जो पूछा छोटे बच्चे के रिगार्डिंग, अगर छोटा बच्चा यानी कि आप कह सकते हो इन्फेंट है, 6 महीने का 8 महीने तक का है, तो अगर वो 2 दिन में 1 बार भी अगर पॉटी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। अगर वो डेली भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन छोटे बच्चे होते हैं वो 5 दिन में भी 1 बार करते हैं, तो भी वो नॉर्मल ही गिना जाता है। क्योंकि उस समय बॉडी मतलब ग्रोथ करती है, रिजनरेट करती है, तो वो सारे मिनरल्स जो हमारे बॉडी में आते हैं ना, वो एब्जॉर्ब करके बॉडी को क्रिएट करने का, बढ़ाने का काम करती है। इसलिए वहाँ पे स्टूल बहुत ज़्यादा आता ही नहीं है, क्योंकि उस समय बच्चे जो होते हैं ना, वो सिर्फ़ माँ के दूध पे निर्भर होते हैं। तो वो माँ के दूध से जो वाटर कंटेंट होता है, वो बाहर यूरिन के थ्रू फ्लश आउट करते हैं, बाद बाकी रीमेन सारे मटेरियल बॉडी में एब्ज़ॉर्ब करते हैं, इसलिए उन्हें स्टूल कम आती है। रीमेन, आपने जो चीज़ें बताई कि अगर ये मिड एज का सेक्शन है, तो मिड एज के सेक्शन में भी यही चीज़ें लागू होती है कि वो जब खाने को ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी 2 से 3 बार स्टूल के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आती। सर क्लियर डाइजेशन हुआ? में वीक हो जाता है और बार बार स्टूल जाने का मन करता है। डाइजेशन वीक हाँ। क्यों हो जाता है? और दिन में 3 बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, बार बार ऐसा महसूस होता है कि जरा सा प्रेशर पड़ता है, लगता है टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। हुँ। तो इसका तो इसका बेसिक कारण है ना कि आपकी बॉडी का सिस्टम मतलब इंटेस्टाइनल फंक्शन सिस्टम सही से नहीं काम करता। मैंने ये सबसे पहले वाले सेशन में जो बताई थी कि शरीर को फिट रखने के 3 तरीके हैं। पहला वैगस नर्व एक्टिवेट करना मैंने बताया था, 20 टाइम्स लेफ्ट रबिंग, 20 टाइम्स राइट रबिंग। और उसके बाद रात में सोने से पहले 16 रब लेफ्ट, 16 रब राइट। और मैंने बताया था लीवर ट्रीटमेंट, जो कि लेफ्ट थाई और लेफ्ट फोरआर्म को प्रेस करने का था। मैं करके दिखाऊं, ये हमारी लेफ्ट थाई है, मैं सिंपल बैठा हुआ हूं, तो अपने लेफ्ट थाई का अपर पार्ट और लेफ्ट फोरआर्म का अपर पार्ट, आपको देखने में ये फ्रंट कैमरे से राइट लग रहा होगा, बट मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। तो लेफ्ट का अपर पार्ट हमने 6 सेकंड प्रेस किया एक साथ, उसके बाद 30 सेकंड के लिए गैप दिया, फिर मिडिल टू मिडिल प्रेस किया 6 सेकंड का, उसके बाद 30 सेकंड गैप दिया, उसके बाद लोअर टू लोअर प्रेस किया 6 सेकंड का, 30 सेकंड गैप दिया, एंड रिपीट अगेन 6 सेकंड प्रेस, 30 सेकंड गैप, 6 सेकंड प्रेस, 30 सेकंड गैप, लोअर 6 सेकंड प्रेस, 30 सेकंड गैप। इस तरीके से हमने 6 बार किया। ये हमारा हेल्दी लिवर ट्रीटमेंट है, जिससे कि हमारा लिवर फिट होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जो मैंने बताया था कि अगर हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगी तो हम अपने आप को ज़्यादा अच्छा फिट एंड फाइन महसूस करेंगे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सिंपल है, आपको ट्रीटमेंट अपने हाथों पैरों के थ्रू ही करना है, बैठे-बैठे खुद से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाना खाने से पहले अपने थाइस को क्रॉस करके अपर पार्ट पे 6 सेकंड दबाइए, उसके बीच में फिर 6 सेकंड, उसके फिर नीचे 6 सेकंड, उसके नीचे फिर 6 सेकंड, फिर से उसके नीचे 6 सेकंड। ऐसा हम थाइस के अपर पार्ट से लेके घुटने के बीच में 6 स्टेप बनाएंगे। 6 स्टेप में हाथों को क्रॉस करके 6-6 सेकंड का प्रेस देंगे। तो ये आपको खाना खाने के पहले करना है। और खाना खाने के बाद अपनी लेफ्ट थाई को एक बार अप, एक बार मिडिल, एक बार डाउन, और इसके बाद लेफ्ट थाई विथ लेफ्ट फोरआर्म, एक बार अप, एक बार मिडिल, एक बार डाउन, और फिर राइट का थाइज और राइट का फोरआर्म, एक बार अप, एक बार मिडिल, और एक बार डाउन, ये प्रेस करना है। कितना सिंपल स्टेप है ना। मैंने सिर्फ 9 स्टेप काउंट किए। 3 बार अपनी लेफ्ट थाई को, 3 बार लेफ्ट थाई विथ लेफ्ट फोरआर्म, और 3 बार राइट थाई विथ राइट फोरआर्म। बस 9 स्टेप।
खाना खाने के बाद आप कर लो, आपकी पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट अच्छी हो जाएगी। और उससे पहले जो आपने दोनों थाइस को प्रेस किया, इससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, पेट मजबूत हो जाएंगे, खाना अच्छे से पचेगा, पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट अच्छा होगा, लीवर अच्छा रहेगा, आप खाने को चबा के खाएंगे। ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा फिट एंड फाइन है। बस ध्यान रखने की बात है, पानी आपको साथ साथ नहीं पीना है। हाँ इतना सर। छोटा सा तो काम है। जब भी मन नहीं, जब करे, वीडियो आएगा जब भी तब टाइम तो सीख लेंगे सर, थोड़ा सा ध्यान रखना दिक्कत होता है। जब भी जब भी टाइम मिले वीडियो डाल देंगे तो मैं इसको अपने, बार बार देख लूंगा सर तो। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा सर। जब ठीक भी है आपको सर। टाइम मिले खाना खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, खुद से दबा लीजिए थाइस को, हाँ फोरआर्म को, अपना हाथ अपना पैर खुद से कहीं भी बैठ के दबाना, चाहे आप प्लेन में उड़ रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, या घर में बैठे हो, ठीक है सर। इजी है। अपने हाथ से अपने आप को, अपने पैरों को दबाना, इससे ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट क्या मिलेगा? किसी पे वेरी डिपेंडेंट नाइस होने सर। की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। राजा कुमार जी, आप कुछ पूछ रहे, जी सर। बताइए। जी बोल रहे हैं, कोई चीज खाना खाते हैं, खाना तो टाइम से तो लेते हैं, लेकिन कब्ज रहता है और वीकनेस ज्यादा रहता है। क्या रहता है? वीकनेस ज्यादा, कोई चीज खाते हैं, कोई पेट का वीकनेस कोई भी ज्यादा चीज लगता रहता है। है, वीकनेस ज्यादा रहता आप ट्रीटमेंट मतलब जो मैंने चीजें बताई वो आपको कंफर्म हो गया कैसे कैसे करनी है? है। जी सर। तो ये ट्रीटमेंट आप फॉलो कीजिए ना, आपको सारी चीजें फील होना बंद हो जाएगी। जितने स्टेप मैंने आज के वीडियो में बताई, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हमारे यूट्यूब पे जाकर इसे पूरा वापस देख लीजिएगा, और आपको ये चीज जब क्लियर होगी, अगर आपको कंफ्यूजन लगेगा तो उस जगह पे रुक के वापस बैक जाके उसे आप फिर से सुनिएगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेप क्लियर किए हैं। वो चीजें अगर आप कीजिए टाइम टू टाइम, अगर आप करेंगे मैक्सिमम कितना, जो 6 बार थाइस को प्रेस करना है वो खाना खाने के पहले कर लीजिए, लीवर करना है वो दिन में जब मर्जी आपका करे तब कर लीजिए, बशर्ते खाना खाने के तुरंत बाद नहीं कीजिएगा, आधे घंटे बाद कीजिएगा। और खाना खाने के बाद जो मैंने बताया, लेफ्ट थाई विथ लेफ्ट फोर आर्म, और राइट थाई विथ राइट फोर आर्म, 3 3 स्टेप सबके करने हैं, बस इतना ही कर लेते हैं, सिंपल। इट्स ओपन। आपको कोई जी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका डाइजेशन ठीक होगा, लीवर एब्जॉर्प्शन अच्छे से कराएगा। आप पानी अगर खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पिएंगे तो सारी चीजें सिस्टम ठीक हो जाएगी। आप करके देखिए, खुद से करना है, डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। जी क्यों सर। दवाओं के नाइट। भरोसे बैठे हुए? हेलो सर। बताइए। जी सर। हेलो। बताइए। जी सर, बोल रहे हैं कि नाइट ड्यूटी करते हैं तो सुबह हम्म। में हम फ्रेश हो पाता, अगर नाइट जर्नी हो जाता है तो। ये शाम सर्केडियम तक क्लॉकवाइज हमारी बॉडी का सिस्टम पे काम करता है, तो नाइट ड्यूटी की आपकी एवरी टाइम नाइट ड्यूटी ही होती है। जी नहीं, लगभग में सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है, तो जिस दिन ऐसा होता है वो दिन सुबह फ्रेश नहीं होता है, शाम तक मन नहीं होता है। उस दिन नहीं होगा, आपकी बॉडी का सिस्टम को काम करने का एक टाइमिंग चाहिए, उस टाइमिंग पे वो बॉडी काम करती है। इसके बारे में कभी नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि हमारी बॉडी का हार्ट फंक्शन, हमारी बॉडी का लीवर फंक्शन, हमारी बॉडी का इंटेस्टाइन फंक्शन किस किस टाइम पे एक परफेक्ट वे पे काम करता है। फिर आपको पता चलेगा ना कि ये सर्केडियम क्लॉक वाइज बॉडी किस तरीके से काम करती है। कि अगर आप चाहो कि आप अपने आप को बिना मोबाइल के क्लॉक वाइज, बिना मोबाइल का अलार्म ऑन किए आप उठ सको, तो कुछ भी नहीं करना है। आप अपने मन में सोचो, मुझे सुबह 4 बजे उठने हैं, आप मुझे उठा देना। मुझे सुबह 4 बजे उठने हैं, आप उठा देना। ऐसा आप अपने आप में मन को 3 से 4 बार या 5 बार बोलिए और सो जाइए। आपकी बॉडी के माइंड में ये चीजें फिट हो जाएगी कि सुबह का 4 बजे उठाना है। अगर आप घड़ी देखोगे ना तो एग्जैक्ट 4 के अराउंड ही आप उठ जाओगे बिना अलार्म का। तो ये बॉडी का सर्केडियम रिदम सिस्टम है, जिससे कि बॉडी खुद को जज करती है कि हमें किस टाइम पे क्या काम करना है। आपने बॉडी को सिर्फ कमांड दिया, ये करना है, बॉडी ने वो चीजें की। उसी तरह से बॉडी सारी चीजों को काम करती है। ओके। जी सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर। ये पेट के ऊपर राइट साइड थोड़ा हल्का एबनॉर्मल दर्द जैसे हल्का से महसूस होता है। तो सर वो चीजें अगर आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेंगे तो वो मैं अच्छे से बता पाऊंगा। थैंक ठीक है। यू। ओके। दिलबाग सिंह जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? अनम्यूट कीजिए सर, स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पे रिक्वेस्ट गई होगी, अनम्यूट कीजिए या बताइए। हाँ सर, अपेंडिक्स का दर्द क्यों होता है सर? क्या? अपेंडिक्स का दर्द क्यों होता है सर? आप क्या बोल रहे हैं? अपेंडिक्स का दर्द क्यों होता है?
अपेंडिक्स का दर्द क्यों होता है ये चीजें मैंने बताई सर अभी आपको सेशन में। अगर आप सेशन को वापस फिर से देखेंगे, जब हमारा ये सेशन यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो आप देखेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, अपेंडिक्स का दर्द क्यों होता है। मैंने इसे ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, तो एक बार आप सेशन को जरूर रिपीट करके देखिएगा। बबीता यादव जी आप कुछ पूछ रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। बबीता यादव जी आप कुछ पूछ रहे हैं। अमरिंदर जी आप कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन खाने से शरीर को ज्यादा एनर्जी मिलता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाने से शरीर को ज्यादा एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग के शरीर के अकॉर्डिंग क्या खाना है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? ऊपर वाले ने हमारे शरीर को वेजिटेरियन खाने के लिए बनाया है। ऊपर वाले ने हमारे शरीर को वेजिटेरियन खाने के लिए ही बनाया है। अगर इस चीज को अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि जो मांसाहारी खाना खाते हैं, जैसे कि चीता, बाघ, लकड़बग्गे, इन सब की छोटे वाली आंत की लंबाई कितनी है, और जो नॉर्मल शाकाहारी खाना खाते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी और इंसान, इनकी आंत की लंबाई कितनी है, तो आपको कॉमन डिफरेंस पता चलेगा कि ये किस कारण से होता है कि हमारी बॉडी को सिंपल मतलब नॉन वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, सॉरी वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने लॉजिक दी है, आप सर्च करो, और सर्च करने के बाद आप इस चीज को ग्रुप में भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि और भी लोगों को ये चीजें क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने अपना स्क्रीनशॉट लिया होगा वो सारे लोग ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें। और दूसरी बात कि आप अपना फीडबैक हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर दें ताकि और भी लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से अवेयरनेस पता चले। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियोस के अपडेट मिले। रिमेन अमेन जी आप कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। सर लेटरिंग अगर येलो नहीं हो रहा है तो क्या समझा जाए? वो डिपेंड करता है सर कि इस कलर के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए मैंने अभी बताया कि वो नेक्स्ट टॉपिक का हमारा पार्ट होगा कि उस पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि अगर स्टूल का कलर कैसा कैसा होता है, तो उस पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वो किस किस डिजीज के थ्रू होता है। ओके, तब तक के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे रिमेन वीडियोज जो अपलोडेड है वो देखिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सेशन ज्वाइन किया, अपना बहुमूल्य समय दिया। आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें ताकि आपको सेशन की रिकॉर्डिंग के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा सके। Thank you everyone. Thank you for joining. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, you sir. so थैंक यू much. सर। Thank you everyone. थैंक